कोई भी चीज अच्छी है, बुरी है, ऊंची है, नीची है, इसका निर्धारण सिर्फ एक बात से होगा, उसका मुझ पर असर क्या हुआ, बस खत्म। और मुझ पर असर क्या हुआ ये जानने में दिक्कत ये आती है कि फायदा हुआ है ये मानने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि हम बड़े नुकसान में जी रहे थे। आहत होते हैं, अहम को चोट लगती है, साहब आपकी दवाई से फायदा नहीं हुआ, 2 महीने बीत गए। जो ऐसा प्रश्न कर रहा हो उसकी अपने विषय में क्या धारणा है? जो कह रहा हो कि साहब बीमारी ठीक नहीं हुई, 2 महीने बीत गए, मामूली लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है, बस। इस व्यक्ति की अपने बारे में क्या धारणा है? उसकी धारणा यह है कि उसकी बीमारी बहुत छोटी है, तो 2 महीने में ठीक हो जाना चाहिए था। उसको कौन बताए कि उसकी बीमारी 10 लाख साल पुरानी है? संगति का परीक्षण कैसे करना है? चाहे वो किसी व्यक्ति की संगति हो, किसी ग्रंथ की, किताब की संगति हो, किसी प्रक्रिया की संगति हो, किसी माहौल की, किसी वस्तु की, जो कुछ भी निकट आ गया है अपने, जिस किसी का भी संग हो गया है, कैसे पता करें कि शुभ है अशुभ है, उचित है अनुचित है, क्या हो रहा है? बहुत सुंदर और बड़ी आवश्यक बात होने जा रही है। संत कबीर हमको समझाएंगे अभी। जो आम तरीका होता है संगति का निर्णय करने का, संग का मूल्यांकन करने का, वो ये कि हम केंद्र पर अपनी सुविधा को रखते हैं। सुविधा, स्वार्थ, सुख, जैसे भी कहिए, उसको हम बनाते हैं केंद्र, न्यायकर्ता, न्यायाधीश। वो बैठ जाता है ऊपर और वो अपने अनुसार तय करता है कि जो कोई जीवन में आया है उसका मूल्य या महत्व कितना है। ठीक, कोई भी विषय है जो अब आ गया मन में, वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और टिकेगा तो किस स्थान पर टिकेगा, कितने महत्व के साथ टिकेगा, इसका फैसला करने वाले तो हम ही होते हैं ना। और अगर संगति ही सब कुछ है जीवन में, तो संगति का फैसला जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला हो गया ना। हम कैसे फैसला करते हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं आम प्रक्रिया। आम प्रक्रिया ये होती है कि मेरी सुविधा बैठ गई है न्यायाधीश बनकर। वो कह रही है मैं तो जैसी हूं वैसी हूं ही, मुझे थोड़ी बदलना है। मुकदमा कोई भी हो, कानून कभी बदलते हैं क्या? किसी भी मुकदमे में कानून कभी बदले जाते हैं क्या? निर्णय कभी कानूनों पर पारित होता है क्या? कभी हुआ है कि हियर इज अ जजमेंट ऑन द लॉ? ऐसा होता है क्या?
ऑन द लॉ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द लॉ होता है। माने लॉ क्या है? वो जो बदल नहीं सकता। सारे निर्णय उसके अनुसार, उसके मुताबिक होंगे, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा। ये हमारी सुख है, सुविधा है, स्वार्थ है, इसी को अहंकार कह सकते हैं। वो कहता है मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मुझे खुद को थोड़ी देखना है। मुझे तो ये देखना है कि जो कुछ भी अब जीवन में आ रहा है संगति बनकर, वो मुझे अनुकूल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी अनुकूलता के नियम, मानदंड क्या स्थापित करे हैं, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? वही पुराना उदाहरण ले लेते हैं कि मुझे मधुमेह है, और मांग रहा हूं मैं जलेबी। जलेबी आ गई जिंदगी में। दुनिया में कोई चीज मांगो बहुत जोर से तो कई बार वो आ भी जाती है। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार कहूंगा जलेबी आई है, जलेबी मुझे चाहिए थी, जलेबी मेरे लिए सत्संगति हो गई। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये जो मैं पैमाना बना रहा हूं वो पैमाना ही उचित है क्या। मधुमेही के लिए मीठा उचित भी है क्या, ये नहीं देखूंगा। मैं कहूंगा मुझे जो चाहिए वो उचित है। तो उचित अनुचित का निर्धारण सिर्फ किस बात से होना है? हाँ, सुविधा। और जो सुविधा है वही बनती है कामना। तो माने उचित अनुचित महत्व तो नहीं रखता, कामना महत्व रखती है। जिस चीज की कामना हो गई वो सही है, जो मुझे चाहिए वो सही है। क्या सही है? जो मुझे चाहिए वो सही है। और इससे बिल्कुल विपरीत तरीके से कोई और चलता है, उसकी बात बाद में करेंगे, जो कहता है जो सही है वो मुझे चाहिए। इन दोनों दृष्टियों में अंतर समझिएगा। वहां तक हम शायद 10-15 मिनट के बाद पहुंचे। एक कहता है मुझे जो चाहिए वो क्यों सही है, क्योंकि वो मुझे, और क्यों चाहिए ये मैं कभी पूछूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, क्योंकि वो देखने के लिए किधर को मुड़ना पड़ता है? अपनी ओर। वो मैं करूंगा नहीं। कुछ भी ठीक क्यों है? क्योंकि मेरी कामना है। और कामना से बड़ा नियम कोई होता नहीं। जो चीज मुझे चाहिए तो चाहिए। और एक दूसरा होता है जो कहता है जो सही है वो चाहिए। वो प्रिय है, अप्रिय है, मीठा है, कड़वा है, कोई बात ही नहीं। वो सही है ना, वो सही है तो चाहिए। वो मुझे अनुभव कैसा देगा ये कोई बात नहीं है। उसको लेकर मेरे पूर्वाग्रह क्या है ये कोई बात नहीं है। जो सही है वो चाहिए। सारी ऊर्जा उधर को ही लगेगी जो सही है उसको पाने में। बात समझ रहे? तो जो साधारण तरीका होता है जीवन में विषयों के और संगति के मूल्यांकन का, वो उल्टी गंगा जैसा होता है। वहां अपने नियम केंद्र पर रख दिए जाते हैं। अपने माने व्यक्तिगत, अहंकार की सुख सुविधा के नियम। और जो उन नियमों पर खरा उतरता हो उसको हम कह देते हैं स्वागत है, आइए मेरे जीवन में प्रवेश करिए। आपकी संगति के लिए हमने द्वार दरवाजे खोल दिए, आइए। और इसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसकी बात आज गाई जा रही है, वो कहता है कि जीवन में केंद्र में मेरी सुविधा नहीं रहेगी, मेरी सच्चाई रहेगी। ये पहला अंतर है। वहां पर केंद्र पर क्या रखा गया था? सुविधा को। और यहां पर केंद्र पर क्या रखा गया? सच्चाई को।
वहां परखा किसको जा रहा था? सुविधा को केंद्र में रखकर किसको परखा जा रहा था? जो भी कोई जीवन में प्रवेश कर रहा था उसको परखा जा रहा था, क्योंकि खुद को परखने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। न्यायाधीश कभी खुद को परखता है क्या? न्यायाधीश हमेशा किसको परख रहा होता है? वो जो कटघरे में होता है उसको परख रहा होता है, और जो वकीलों के तर्क होते हैं उसको परख रहा होता है। न्यायाधीश कभी खुद को परख रहा होता है क्या? अहंकार आमतौर पर अपनी दुनिया का न्यायाधीश होता है, वो खुद को नहीं परखेगा कभी भी। तो जो हमने पहली स्थिति कही उसमें केंद्र पर सुविधा बैठी है और परखा जा रहा है जो भी कोई जीवन में प्रवेश कर रहा हो उसको। उसके विपरीत एक दूसरी स्थिति हो सकती है जहां केंद्र पर सच्चाई बैठी है और परखा उसको नहीं जा रहा है जो जीवन में आ रहा है, परखा स्वयं को जा रहा है। अपनी ही सच्चाई द्वारा स्वयं को परखा जा रहा है। क्या परखा जा रहा है? कि जो भी कोई आ रहा है वो तुमको उठा रहा है या नहीं। ये मैं हूं, ठीक है, मान लो ये सच्चाई है मेरी, ठीक है ना। दो होते हैं ना हम, और ये मान लो वो दूसरा मैं है, अहम वाला, इसने अभी जीवन में प्रवेश करा है। इसके इसके संपर्क में आने से इसका क्या हुआ? मैं किसको परख रहा हूं लगातार? इसको परख रहा हूं। इसको मैं परखना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं परखना चाह रहा? क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य इससे संबंधित है ही नहीं। मैं क्या बनकर जीता हूं? मेरे सब सुख दुख बंधन किससे संबंधित हैं? मुक्ति किसको चाहिए या इसको चाहिए? ये तो प्रकृति का कोई तत्व है पराया, ठीक, जो भी मेरे जीवन के क्षेत्र में आ गया है। मेरा वास्ता किससे है? इससे, ये जो मैं बना बैठा हूं। तो मैं इसको देखूंगा कि इस पर क्या असर पड़ा इसके आने का। मैं इसको परखूंगा कि इसके प्रभाव से इसमें क्या हुआ। ये साफ हुआ, गंदा हुआ, ठंडा हुआ, गर्म हुआ, भर गया, खाली हुआ, हुआ क्या इसका? बात समझ रहे हैं? इसको परखा ही नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी परख कोई महत्व रखती ही नहीं है। मुझे ये बनकर जीना है। इसकी परख अगर होनी भी है तो इसी से हो जाएगी ना। अगर ये बेहतर हुआ तो ये शुभ है, ये खराब हुआ तो ये सच्चा आदमी होता है। वो दूसरे को नहीं परखता, वो अपने को परखता है और देखता है कि दूसरे के आने से अपने जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। मेरे जीवन में अच्छे परिवर्तन आए हैं तो जो आया है वो शुभ है, और मेरे जीवन में नहीं कुछ ठीक हुआ तो जो आया है वो ठीक नहीं है। बात खत्म। और बात एकदम तार्किक है, क्योंकि मुझे जीना क्या बनकर है? ये मैं बनकर जीना है। मुझे तो स्वयं को देखना है ना। मुझे तो स्वयं को देखना है। एक शर्ट हो सकती है 40 नंबर की, आपको दी गई, आपको दी गई। शर्ट को परखेंगे या ये परखेंगे कि शर्ट को पहन करके आपका क्या अनुभव है? शर्ट ना अच्छी है ना बुरी है, आपको अगर वो जम गई तो अच्छी है, नहीं तो बुरी है। पर स्वयं को देखना हमें मुश्किल पड़ता है, तो हम लगातार दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरे पर ही निर्णय पारित करते रहते हैं और वहां फंस जाएंगे। क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं देखा उसे यह भी कैसे पता
कि उसके पास दूसरे को देखने वाली आंख है या नहीं है? कैसे पता? गाड़ी का या प्लेन का डैशबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे मीटर होते हैं, गॉजेस होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं बाहर तापमान कितना है, गति कितनी है गाड़ी की, ऊंचाई कितनी है प्लेन की, बहुत सारी बातें, है ना? इससे पहले कि आप उस उपकरण पर भरोसा करें, आपको यह पता तो होना चाहिए कि उपकरण भरोसा करने लायक है। कितनी विमान दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें जो ऑल्टीमीटर होता है, जो ऑल्टीट्यूड बताता है, वो गलत बता रहा है। विमान बिल्कुल जमीन के पास आ गया है 5-7 हज़ार फुट, और ऑल्टीमीटर अभी यही बता रहा है कि साहब आप 30 हज़ार फुट पे उड़ रहे हो। और जब तक पता चलता है कि अरे ये तो हम बिल्कुल जमीन के पास आ गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो उठाने की कोशिश भी करते हैं तो क्रैश कर जाता है। पहले तो अपने ही उपकरण को देखना पड़ेगा ना। अपना उपकरण ही अगर ठीक नहीं है तो मैं किसी और को कैसे जज करूंगा अपने उपकरण का इस्तेमाल करके? बोलो। मैं दूसरों को परखता हूं अपने उपकरण का इस्तेमाल करके, है ना? मेरा उपकरण क्या है? ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्मृति, यही सब तो। और मैं इन पर अंधा भरोसा करके दूसरे को परखता रहता हूं। ये पहली वाली स्थिति है जहां मैंने स्वयं को केंद्र में रखा और जो जीवन में आया मैंने उसको परख डाला। आप स्वयं को केंद्र में रख रहे हो, जीवन में जो आ रहा है उसको परख रहे हो। आपको कैसे पता परखने की शक्ति है आपके पास? कैसे पता? बोलो, कैसे पता? अंधा भरोसा है ना, बिल्कुल। हम्म। मैं तो ठीक ही हूं। अहम कहता है मैं आत्मा हूं, यही उसका आग्रह है ना। झूठ बोलता है मैं सच हूं, यही उसकी जिद है ना। मैं तो ठीक ही हूं, अब मुझे उसे परखना है। मैं तो ठीक ही हूं, मुझे उसे परखना है। तुम अपने आप को निर्णेता बनाकर उसे मत परखो, वो जो भी हो दूसरा, उसे मत परखो। तुम सर्वप्रथम अपनी ही सच्चाई को निर्णेता बनाकर खुद को परखो, और खुद को परखने से संगति की परख स्वयमेव हो जाती है। तुम बेहतर हुए हो तो संगति तुम्हारी अच्छी ही रही होगी। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये उनके लिए कहा जा रहा है जिनको जिंदगी में अगर हीरा मिल भी जाता है तो वो हीरे को ही परखते रहते हैं। जीवन में किसी सुयोग से यदि हीरा प्रवेश भी कर गया तो वो हीरे की तरफ से आश्वस्त होकर के खुद को नहीं परखते। वो खुद को निर्णेता, न्यायकर्ता बना करके हीरे को परखते रहते हैं। और हीरे को तो जौहरी ही परख सकता है। तो जब कोई अनाड़ी परखता है हीरे को तो आमतौर पर अंजाम एक ही होता है, वो हीरे से हाथ धो बैठता है। उसका निर्णय यही आएगा कि ये हीरा
किसी काम का नहीं है, साधारण पत्थर है, छोड़ो, बहुत मूल्य है नहीं। हीरों की कमी नहीं रही है। कारण प्रकृति में नहीं है, कारण हीरे के स्वभाव में है। हीरा माने वो जो मूल्यवान है। जो कुछ भी मूल्यवान हुआ है जगत में, उसका स्वभाव रहा है कि वो स्वयं को वितरित करना चाहता है। अभी एक आध दो दिन पहले हम गुरु तत्व की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे सूर्य के लिए संभव नहीं कि अपना प्रकाश रोक कर रखे, और बादल के लिए संभव नहीं कि अपना पानी खुद ही पी जाए। इसी तरह हीरा माने वो जो मूल्य का है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो अपने आप को फैलाता ना फिरे। वो तो फैलाएगा। वो जब फैलाता है तो हीरा वहां पहुंच भी जाता है जहां जहां उसे पहुंचना चाहिए। जिनको मिलता है वो इस बात की व्यवस्था करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि चीज सब जगह पहुंचे। उन्होंने अपनी ओर से तो व्यवस्था कर दी कि चीज पहुंचे, लेकिन दुनिया की हालत देखो तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी को कोई भी मूल्य की, महत्व की, कीमत की चीज मिली है। हमारी हालत तो दरिद्रता की ही है ना। तो मिलकर भी हमें मिलती क्यों नहीं है? मिलकर भी हमें क्यों नहीं मिलती? तो वो कहानी है ना कि बच्चा था एक, और उसको उपहार में उसके पिता ने एक बहुत सुंदर पौधा दिया। बोले ये ले लो, इसको लगा दो, ये बहुत अच्छा वृक्ष बनेगा, पहले फूल आएंगे फिर फल भी आएंगे। बस थोड़ा ख्याल रखना शुरू में, बाद में ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। सींच देना, बीच बीच में खाद वगैरह कर देना। अब वो बच्चा उसने नहीं देखा कि पौधे की पत्तियां कैसी हैं, उसने नहीं पूछा कि पौधे का जीवन जो प्रमाण दे रहा है वो प्रमाण क्या कह रहे हैं। वो देखने लग गया कि पौधे की जड़ें कैसी हैं। और हर 10-15 दिन में, हर महीने वो इसी चिंता में आ जाए, इसी संशय और शक में आ जाए कि पिताजी ने जो दिया है ये किसी काम का है भी कि नहीं। क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि फूल आएंगे और फल आएंगे और बड़ा विशाल ये वृक्ष बनेगा। और 1 महीना पूरा बीत गया और अभी तक बस कुछ पत्तियां दिख रही हैं नई। तो कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो थी, पर कहां थी? गड़बड़ उस बच्चे के दिमाग में थी। पर अपने दिमाग को देखने की जगह एक कुर्सी यहां लगा देता हूं मैं। हम्म। तुम शैतान में तुमसे ज्यादा शैतान। अब नहीं। अपने दिमाग की गड़बड़ को देखने की जगह उसने मानना शुरू कर दिया कि गड़बड़ उस पौधे में है।
गड़बड़ तो निश्चित रूप से थी, उसके दिमाग में थी। बहुत कम पानी देकर बहुत कम समय में वो चाह रहा था कि फल लग जाएं, पर अपने दिमाग को देखने की जगह उसने कहा कि पौधे में कुछ गड़बड़ है। वो हर महीने पौधे को उखाड़ के बाहर निकालता, कहता जड़ वगैरह कुछ है भी इसमें, गलगुला गई, ठीक है, नकली था, क्या था, अभी तक फल नहीं आए। उसको बाहर निकालता, बाप देख लेता, बोलता वापस गाड़ दो उसको। उसको वापस गाड़ता, फिर बड़ी मुश्किल से वो पौधा किसी तरह जी जाता, फिर से थोड़ा जड़ पकड़ने लगता, महीने भर में वो उसको फिर खींच के बाहर निकालता। देखना अपनी जड़ों को चाहिए था, वो देखने लग गया पौधे की जड़ों को। हीरा पायो गांठ गठियायो, वार बार बार वाको क्यों खोले। उसको नहीं परखो, अपने आप को परखो। चाहे हीरा मिला हो चाहे कचरा मिला हो, उसकी सार्थकता का प्रमाण उसका तुम्हारे ऊपर पड़ रहा प्रभाव है। बस तुम पर प्रभाव ठीक पड़ रहा है तो वस्तु सार्थक है, तुम पर प्रभाव ठीक नहीं पड़ रहा तो वस्तु सार्थक नहीं है। पर हम में बेहतरी आ रही है ये जानने के लिए या स्वीकार करने के लिए। पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हम बड़ी खराब हालत में हैं, बहुत खराब हालत में है। और जितना ये स्पष्ट रहेगा कि हमारी शुरुआत से ही हालत कितनी खराब है, उतना हम में अपनी प्रगति के प्रति अनुग्रह रहेगा। और उतना फिर हम साफ समझ पाएंगे कि जो चीज जिंदगी में आई है वो अच्छी है कि बुरी है। प्रगति हो रही है तो अच्छी है, प्रगति नहीं हो रही तो बुरी है। पर हम अपनी हालत को नहीं देखते। हीरा आ गया है, हीरे को बार बार खोल के देखते हो, बार बार खोल के देखोगे, बांधोगे, फिर खोलोगे, गांठ है कपड़े की, बार बार उसको बांधोगे खोलोगे, बांधोगे खोलोगे, तो हीरे से हाथ ही धो बैठोगे। उसको नहीं देखा जाता, किसको देखा जाता है? स्वयं को देखा जाता है। उसकी बात नहीं करी जाती, मन मस्त हुआ अब क्यों बोले। उसके पक्ष में विपक्ष में वाद प्रतिवाद नहीं करा जाता, स्वयं को देखा जाता है और अनुग्रहित हुआ जाता है अगर हीरा मिल गया है तो। पर हम विचार जब करते भी हैं तो वो विचार सारा विषय सापेक्ष होता है, स्वयं सापेक्ष कभी नहीं। बात समझ में आ रही है? सुसंगति हो या कुसंगति हो, तोलना स्वयं को है। जो आया है जीवन में उसका सच या झूठ, मूल्य या मूल्यहीनता अगर हम में पकड़ पाने की क्षमता होती ही तो उसी क्षमता का उपयोग करके सबसे पहले हमने अपने आप को नहीं पकड़ लिया होता। अभी उस दिन बात हुई थी ना कि साहब कैसे पता करें कि कोई धोखा तो नहीं दे रहा। तो हमने क्या कहा था, पहले ये तो पता कर लो कि खुद को धोखा दे रहे हो कि नहीं। जब आज तक यही नहीं पता कर पाए कि खुद को कितने तरीकों से धोखा देते हो, तो सामने वाला धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है कैसे पता करोगे? साहब सामने वाला सच्चा है कि झूठा कैसे पता करें? पहले अपना सच और झूठ तो देखना सीखो। अपनी ही किसी क्षमता का, दृष्टि का, शक्ति का उपयोग करके तो सामने वाले को जांचोगे ना।
और अपने पास वो क्षमता, शक्ति, दृष्टि होती तो सबसे पहले किसको जांच लिया होता? अब मुझे देखना है कि सामने वाले का हाथ गंदा है कि नहीं। मैं देखना चाहता हूं, अपना दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए, आपका हाथ तो कहीं गंदा नहीं है। और मेरा कैसा है? कैसा है? धूल की, मिट्टी, कीचड़। मुझे दूसरे के हाथ की सफाई देखनी आती होती तो सबसे पहले मेरा हाथ साफ होता ना। जिन आंखों से मैं दूसरे का हाथ देखने जा रहा हूं, उन्हीं आंखों से सर्वप्रथम मैंने अपना हाथ देख लिया होता ना। लेकिन अहंकार अपने आप को कभी 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 नहीं देखना चाहता। वो अपनी नजर में क्या है? माय लॉर्ड। वहां वो बैठे रहते हैं न्यायालयों में। आप कभी उनसे ये बोलते हो क्या? क्या आप अपने कानून पर गौर करिए, आपका कानून गलत है? कभी बोलते हो? कहते हैं साहब हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और हमें बोलो योर ऑनर। हमसे ये मत बोल देना कि तुम्हारा कानून ही गलत है। कानून जैसा है वैसे ही रहेगा, और इसी कानून के आधार पे सबका फैसला होगा। तो अहम वही है, न्यायाधीश, सर्वोच्च। हम कहा करते हैं ना आम भाषा में, डोंट जज। वो सही भी है, गलत भी है। जज तो करना है, पर जज को पहले खुद को जज करना है। जज इस लायक भी तो हो कि जजमेंट कर पाए। दिक्कत यह नहीं है कि हम जज करते हैं। जज करना माने निर्णय करना, किसी के बारे में कोई मत बनाना, किसी का मूल्यांकन करना, इसको ही कहते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई इसमें है कि जो जज करने बैठा है वो खुद अनाड़ी है, पागल है। तो इसलिए फिर कहा जाता है डोंट जज। जो जज है भीतर, उसको आप ठीक कर लो तो आपको पूरा अधिकार है, जज करो। और जज करना वास्तव में तो एक आवश्यकता है, करना तो पड़ेगा ही। इसको लाऊं जिंदगी में कि उसको लाऊं जिंदगी में, ये जजमेंट नहीं है क्या? बोलो। ये पीऊं कि ये पीऊं, ये जजमेंट नहीं है क्या? ये सब जजमेंट है। जजमेंट तो करना ही है। बिना जजमेंट के तो आप एक कदम नहीं चल सकते। बात यह है कि जो भीतर बैठा है न्याय और निर्णय करने वाला, उसे कुछ होश है भी, या वो बस ऐसे ही पिनक में निर्णय करे जा रहा है? ऐसा ही कोई मिला होगा। घूम रहे थे ज्ञानी साहब, कोई दिख गया, उसको हीरा भी मिल गया है, तो वो हीरे को लेकर के संशय में है। और हीरे का प्रतीक की तरह उन्होंने खूब उपयोग करा है। हीरा पड़ा जुंगैल में, दुनिया जामे डोल, जहां हीरा का पारखी तहां हीरा का मोल। वो खूब देखते थे कि हीरे का होना पर्याप्त नहीं है। और हीरे तो जिनके पास थे उन्होंने दुनिया में छींट दिए हैं बिल्कुल। हीरों की कमी नहीं है, कमी है हीरों के पारखी की। हीरा पड़ा बाजार में, वो पड़ा हुआ है, लोग उसके आसपास निकल रहे हैं, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। किसी ने उठा भी लिया है तो उसकी दृष्टि हीरे पे है। बार बार वो अपनी ही साधारण सुविधा भरी, स्वार्थ भरी दृष्टि का उपयोग करके हीरे को परखना चाह रहा है। यह जीवन के प्रति बिल्कुल ही गलत और हानिकारक दृष्टि है। जब भी परखना हो स्वयं को परखें, और स्वयं को अगर सही परख लिया
तो अपने जीवन में भी जो कोई है, जो कुछ है, उसकी भी परख हो गई। मैं अगर देख पा रहा हूं कि मेरी चेतना किधर को जा रही है, तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि मेरी चेतना को उधर को ले जाने वाला अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। समझ में आ रही बात है? मूल बात मैं है। न जीवन का न अध्यात्म का संबंध किसी और चीज से है। मैं हूं, मुझे जीना है, मुझे कष्ट में नहीं जीना है। तो कोई भी चीज अच्छी है, बुरी है, ऊंची है, नीची है, इसका निर्धारण सिर्फ एक बात से होगा, उसका मुझ पर असर क्या हुआ। बस खत्म। असर क्या हुआ, और मुझ पर असर क्या हुआ, यह जानने में दिक्कत यह आती है कि फायदा हुआ है, यह मानने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि हम बड़े नुकसान में जी रहे थे। आहत होते हैं, अहम को चोट लगती है। साहब, आपकी दवाई से फायदा नहीं हुआ, 2 महीने बीत गए। जो ऐसा प्रश्न कर रहा हो, उसकी अपने विषय में क्या धारणा है? जो कह रहा हो कि साहब बीमारी ठीक नहीं हुई, 2 महीने बीत गए, मामूली लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है, बस 2 महीने हो गए। इस व्यक्ति की अपने बारे में क्या धारणा है? क्या धारणा है? कोई एक सज्जन बोले, नहीं बीमार हूं ये तो है। दवाई मैंने ठीक से लिए, 2 महीने हो गए, मैं अभी 5% लाभ हुआ, उसकी धारणा क्या है? उसकी धारणा यह है कि उसकी बीमारी बहुत छोटी है, तो 2 महीने में ठीक हो जाना चाहिए था। उसको कौन बताए कि उसकी बीमारी 10 लाख साल पुरानी है? बीमारी 10 लाख साल पुरानी है। बीमारी तुम्हारी छाती के केंद्र तक धसी हुई है। यह तो आत्मज्ञान से ही पता चलता है ना। जब अपना पता होता है तो अपनी बीमारी का भी पता होता है। जब अपना पता नहीं होता तो लगता है कि अगर हमें बीमारी है भी तो छोटी मोटी हल्की फुल्की बीमारी है, और अगर हल्की फुल्की बीमारी है, हमें बड़ी बीमारी हो भी कैसे सकती है? हम तो हेल्दी बाबू हैं। सब लोग आकर के हमारे ऐसे गाल खींचते थे और बोलते थे, अले अले बेबी कितना हेल्दी है। हमें कोई गहरी बीमारी कैसे हो सकती है? हमारे तो दादा ने हमारा नाम ही रखा था निरामय लाल, लाल लाल गाल, और निरामय माने स्वस्थ। हमें कैसे हो सकती है कोई गहरी बीमारी? अरे हम खानदानी स्वस्थ हैं। जो कोई हमें बोलता था, देखो क्या सेहत वालों का खानदान है ये, हमें कोई बीमारी कैसे हो सकती है? हाँ, थोड़ा सा अब ऐसा हुआ था कि जो लक्षण थे वो बिल्कुल खुलकर ही सामने आ गए थे, तो हम जरा इन डॉक्टर साहब के पास आ गए कि देखिए हम तो खानदानी सेहत वाले लोग हैं, हो गई होगी कोई छोटी मोटी बीमारी तो जरा दवाई दे दीजिएगा। हमारा ये था कि चूंकि बीमारी हमें छोटी मोटी ही हो सकती है, तो जो भी दवाई हो वो हफ्ते 10 दिन में काम कर जाएगी, क्योंकि छोटी बीमारी तो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जानी चाहिए ना। अब 2 महीने हो गए और लाभ मुश्किल से 5% का हुआ है। तो ऐसे में दो संभावनाएं हो सकती हैं, एक तो ये कि दवाई गड़बड़ है, दूसरा ये कि बेटा तुम्हें अपनी बीमारी की गहराई का पता ही नहीं था। तुम जानते ही नहीं हो कि तुम किस कदर खानदानी बीमार आदमी हो।
अपनी बीमारी को ठीक से न जानने के कारण, उसका आकार न पकड़ पाने के कारण तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि छोटी मोटी दवाई तुम्हारे काम आ जाएगी, और जो भी तुम्हें दवाई दी जाए उसका प्रभाव हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए। ऐसा कभी सुना होगा, ऐसे मामले आते हैं कि कोई साधारण सा लक्षण होता है, बहुत ऑर्डिनरी सिम्टम, उसको लेकर के आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है वैसे तो कुछ नहीं, पर फिर भी कुछ टेस्ट हैं आप करा लीजिए। तो पहले तो आपका दिमाग खराब होता है, आप कहते हो जो डॉक्टर है ना, ये सब मिले जुले होते हैं किससे? ये पैथलैब वालों से मिले होते हैं। है कुछ नहीं, हमें साधारण खांसी है, और ये 6 टेस्ट लिख दिए इन्होंने कि जाके वहां पे टेस्ट करा के आओ। पर अब फंस गए हैं, तो जाकर टेस्ट करा के लाते हैं, तो डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर कहते हैं देखिए कुछ टेस्ट्स में कुछ थोड़ा शक हो रहा है, लीजिए ये 8 टेस्ट और करा के लाइए। अब तो भेजा बिल्कुल ही उबल जाता है, तो लूट की इंतहा है। साधारण सी खांसी, कुछ भी नहीं, साधारण सी खांसी। और हम तो उस परंपरा से आते हैं जहां हमारे दादा, जिंदगी में उन्हें एक बार बुखार नहीं हुआ। इस तरह की गर्वोक्तियां सुनी है कि नहीं सुनी है? ये आजकल के ये डॉक्टर और इनकी नकली ये सब अंग्रेजी दवाइयां, हमारे दादा थे रोज पोखरे के पास की मिट्टी इतनी खाते थे, और मजाल है कि उन्हें जिंदगी में एक छींक आ गई हो। घर की भैंस थी, उसका कच्चा दूध पीते थे थन में मुंह लगा के, सारी मिट्टी अंदर। मजाल है कि जिंदगी में खांस दिए हो कभी। 146 साल जिए, एक दांत नहीं गिरा उनका, और बिना चश्मे के पढ़ा करते थे। और आजकल के ये सब जवान लोग 2 को यहां 2 को यहां दबा करके 10 मील दौड़ जाएं 150 की उम्र में, और 146 में भी मरे नहीं थे, स्वेच्छा से समाधि ली थी। इस तरह का सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं? तो साहब उस खानदान से आते हैं, और डॉक्टर ने पहले 6 बता दिए टेस्ट, फिर बोल दिए 8 और लेके आओ, तो ये बोल रहे हैं ये देखो। और जब 8 और लेके आ गए तो डॉक्टर बोल रहे हैं देखिए लंग कैंसर की 2nd स्टेज है। ये खांसी यूं ही नहीं आ रही थी। तो बड़ी बात नहीं, उछल के डॉक्टर का गला पकड़ लें, बोले लंग कैंसर है कुछ नहीं, जब तुम जो ये अभी दवाई दे रहे हो 2 महीने से, उसी से कुछ हो गया है, और तुम सबकी मिली भगत है, मरीजों को लूटने के लिए तुमने ये पूरा कर रखा है। ये होता है कि नहीं? अपने बारे में कोई भी बुरी खबर आती है तो जो पहला रिस्पॉन्स होता है डिनायल। डिनायल। और मुझे फायदा हुआ है ये स्वीकार करने के लिए, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मैं बीमार था। मैं बीमार था, मैं ये मान लूं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि आज तक मैंने पूरी जिंदगी बीमारी में बिताई है। मेरे सारे निर्णय बीमारी के हैं, मेरे सारे निवेश बीमारी के हैं, मैंने जो कुछ किया है सब बीमारी में करा है, मैंने सब गलत रहा है। ये बात बहुत बुरी लगती है, आहत करती है। तो हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारी हालत खराब है। पर अगर मानोगे नहीं कि हालत खराब है, तो फिर ये भी नहीं मानोगे कि जो छोटा मोटा सुधार मिल रहा है वो भी कितने सौभाग्य की बात है। जो पौधा बिल्कुल ही सूख गया हो, अगर उसमें 2 छोटी पत्तियां भी आ गईं तो ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पर अगर पौधा माने ही नहीं कि वो पूरी तरह सूखा हुआ था, तो कहेगा हाँ, 2 महीना लगा के कुल आया क्या है? 2 ये जरा जरा सी पत्तियां। बड़ी तो डॉक्टरी इनकी। एक थे हमारे दादा,
अरे वो जहां जाके पेशाब कर दे वहां पूरे जंगल खड़े हो जाते थे। और ये 2 महीने से दवाई दे रहे हैं और 2 पत्ती निकली है कुल। ये बड़ी अजीब स्थिति है। हमें तो ये पता है तथ्यों के तौर पे कि ददा के जमाने में भारत के लोगों का औसत वजन भी बहुत बुरा था, औसत आयु भी बहुत बुरी थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थीं, औसत ऊंचाई भी आज से कई इंच कम थी। लेकिन जब भी ददा की बात होती है तो ऐसे बताया जाता है जैसे जुपिटर से कोई उतरा हो। और वो था स्वर्ण काल सेहत का। न खाने को, न दवाई, न वजन, न ऊंचाई। पर बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि सब कुछ तब बहुत गौरवशाली और स्वर्णिम होता था। क्यों? उससे ये मानने में सुविधा रह जाती है कि मैंने शुरुआत बड़ी अच्छी और ऊंची जगह से करी है। जिसने ये कह दिया कि मैंने शुरुआत ही अच्छी ऊंची जगह से करी है, उस पर अब ये बाध्यता नहीं रह जाती कि वो माने, एहसान माने कि तुम्हें उठाया गया। वो कहता है उठाया नहीं गया है, मैं तो पहले से ही उठा हुआ था। उठाया थोड़ी गया है, मैं तो पहले से ही उठा हुआ था। ये तथ्य है। आप हाइट का देखेंगे, भारत में नहीं दुनिया भर में लोगों की अब लंबाई ज्यादा होती है। आप 100 साल पीछे से जाएं, तुलना करें, और खासकर जो विकासशील देश हैं वहां तो जो जो प्रतिशत है लंबाई बढ़ने का वो और ज्यादा है। लेकिन पुराने लोगों से बात करें तो ये कहेंगे ये आजकल आजकल की लड़कियां इतनी इतनी होती हैं, गिट्ठी गिट्ठी। हमारे समय होती थी वैसी। भाई आंकड़े तो गवाही नहीं दे रहे, आंकड़े तो यही बोल रहे हैं कि आज का औसत पुरुष हो चाहे औसत महिला हो, उसकी लंबाई 50 साल 100 साल की अपेक्षा कई सेंटीमीटर ज्यादा हो चुकी है। पर अगर ये माना कि आज लंबाई बढ़ी है तो ये भी मानना पड़ेगा कि विज्ञान ने और आधुनिकता ने हम पर एहसान करा है। मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा ना। अगर मान लिया कि विज्ञान और आधुनिकता ने हम पर एहसान करा है तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, विज्ञान की और सुननी पड़ेगी। और सुना तो अपनी मान्यताओं पर चोट पड़ेगी। तो सबसे अच्छा यह है कि सामने हीरा भी आ जाए तो कह दो हीरे से थोड़ी हमें कुछ मिला है, हम तो पहले से ही बहुत ठीक थे। सामने डॉक्टर आ जाए तो कह दो हम पहले से ही स्वस्थ थे। एक्नॉलेज ही मत करो, स्वीकार ही मत करो कि कितनी खराब हालत के साथ शुरुआत करी है। स्वीकार करो ही मत, क्या जाता है। इसलिए जहां कहीं संभव हो जाता है, जहां कहीं भी सुधार की या उपचार की कोई प्रक्रिया शुरू हो रही होती है, तो सबसे पहले एक इनिशियल डायग्नोस्टिक करा जाता है। इनिशियल डायग्नोस्टिक समझे कि साहब आप जब आए हो तो आप कितने पानी में हो, पहले हम आपको लिखित में बता देते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपने इतनी बुरी हालत से शुरुआत करी थी। वो चीज एकेडमिक्स में हो जाती है, स्पोर्ट्स में भी हो जाती है, नॉलेज आधारित सभी क्षेत्रों में हो जाती है, विज्ञान वगैरह में। क्योंकि वहां साफ साफ आंकड़ों में नापा जा सकता है कि किसने किस स्तर पर शुरुआत करी है। ठीक है ना। आप जिम भी जाते हो तो आपका ट्रेनर होगा, वो पहले आपका कहता है आज से आपने जिम ज्वाइन करी है, आज इतना वजन था, इतना बीएमआई था, इतना आपका वेस्ट था, और इतना आपका जो फैट रेशियो और मसल मास है, सब वो आपको निकाल के दे देता है। क्यों दे देता है निकाल के? ताकि 2 महीने बाद जब आप ना नुकुर करो और हूं हाँ करो कि अरे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो वो आपके सामने दिखा दे कि देखो बेटा इस हालत में आए थे हमारे पास। तो मुंह तो ज्यादा चलाओ मत। मन मस्त हुआ, अब क्यों बोले, बोलना बंद करो। इस हालत से तुमने शुरुआत करी है,
अहंकार कभी मानना ही नहीं चाहता कि वो कितनी बुरी हालत में है। मान लिया बुरी हालत में है तो जीवन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको रोकना पड़ेगा ना, सुधरना पड़ेगा, बेहतर होना पड़ेगा। उस तरह का कोई डायग्नोस्टिक अध्यात्म में करना आसान नहीं होता। यहां हमें जो आया है उसकी ईमानदारी पर आश्रित रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल है आंकड़ों में किसी को यह दिखा पाना कि तुम जिंदगी में कितने पानी में हो। दिखाया जा सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट्स वगैरह होते भी हैं और बनाए भी जा सकते हैं जिसके द्वारा आपको दिखाया जा सकता है कि साहब आप किस हालत में हो। पर वो एक लंबी भी और इन एग्जैक्ट प्रक्रिया है, वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो वहां परंपरा से इसी बात का सहारा लिया गया कि जो आया है उसमें इतनी ईमानदारी और समझदारी पहले से है कि वो ये जान के आया है कि उसकी हालत खराब है। और कई बार ऐसा होता भी है कि जो आया है आते वक्त तो उसको पता होता है कि उसकी हालत खराब है, लेकिन जब उसका उपचार शुरू होता है तो कहता है उपचार में जो अनुभव हो रहा है वो तो हमारी पुरानी हालत से भी ज्यादा खराब है। तो इस उपचार से बेहतर यही मान लो कि हमारी हालत पहले बहुत अच्छी थी। क्या तो नहीं, हम बिल्कुल ठीक, चाहिए ही नहीं, एकदम ठीक। फिर ऐसों को समझाने के लिए वो बात कहनी पड़ती है जो आज कही जा रही है। अपनी हालत से आंखें मत मूंदो, खुद को देखो। उपचार तुम्हारा हो रहा है, डॉक्टर का नहीं उपचार हो रहा। अपनी हालत को देखो कि कितना परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन नापा जाता है हमेशा दो बिंदुओं के बीच में, है ना। दो बिंदु नहीं हो तो परिवर्तन नहीं पता चल सकता। इन दो में से पहला बिंदु हमेशा कौन सा होता है? तुम हो कहां पर, तुम्हारी वर्तमान हालत क्या है, यथार्थ क्या है, वो पता होना चाहिए। इसलिए एक बड़ी रोचक चीज देखने को मिलती है आंतरिक प्रगति के क्षेत्र में। जो जितना ज्यादा और जितनी आसानी से मानता है कि उसकी हालत खराब है, वो उतनी तेजी से प्रगति कर जाता है। जो जितनी व्यथा के साथ रो पड़ता है कि मेरी हालत तो इतनी खराब है कि कोई सुधार होगा ही नहीं, वही होता है जिसमें सबसे पहले सुधार आ जाता है। और जो तन करके अध्यात्म में प्रवेश करता और कहता नहीं वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था, मैंने सोचा डॉक्टर साहब जरा आपका क्लिनिक भी देखता चलूं, आपने इंटीरियर्स वगैरह कैसे कराए, मुझे लगता है आप थोड़ा ये ठीक करिए, और ये आपकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है, टाइमिंग्स ठीक करिए अपने आप। और ये सब क्या है, ये आपके कंपाउंडर वगैरह इनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है क्या, ये जूनियर्स थोड़ा इनको ठीक से रखिए। ये वो हैं जिनकी नजर अपने ऊपर नहीं है, ये वो हैं जिनको फायदा होने से रहा, बल्कि उसको फायदा हो जाएगा जो स्ट्रेचर पे लाया गया है और जो कह रहा है कि अब मैं बचने से रहा, इसको फायदा हो जाएगा। ये बच सकता है फिर भी, पर जो इस गुमान में आया है कि मैं तो ठीक ही हूं, बस जरा क्लिनिक हॉपिंग कर रहा था, इसका कुछ नहीं हो सकता। कीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्या खोले। अंधा विश्वास करने को नहीं कहा जा रहा, बस एक नियम बताया जा रहा है कि पौधे की जड़ को बार बार देखने जाओगे तो उसका फल कभी नहीं पाओगे। पौधे की जड़ को देखने की जरूरत नहीं है, पत्तियां देख लो। दृष्टि हो तो उसकी नई कोपलें देखो, पर्याप्त है ना। आमतौर पे जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हो
तो पहला सवाल वो ये पूछते हैं, हाँ जी बताइए क्या तकलीफ है। और आप बोले तकलीफ होगी तेरे बाप को, तू बता तुझे क्या तकलीफ है। हिम्मत कैसे हुई, तकलीफ पूछ रहा है। या कहो कि हाँ जी मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ है, और आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। और फिर कहो देखो बात बराबरी की चलनी चाहिए। तो मेरी तकलीफ पूछोगे तो मैं तुम्हारी तकलीफ पूछूंगा। नहीं, हम ही को क्यों बना रहे हो तुम तकलीफमंद। तो जो वहां जाके बैठे डॉक्टर के सामने, और डॉक्टर साहब हालचाल ठीक ठाक, आपके घुटनों में कुछ समस्या थी ना, क्या हुआ। वैसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, घुटनों का बढ़िया इलाज करते हैं। अब समझ में आ रही है बात। हीरा हीरा है, ये बात आप हीरे का परीक्षण करके नहीं जानोगे। अपनी जिंदगी को देखो और उसमें थोड़ा भी सुधार हो रहा है तो जान लो कि हीरा मिल गया। हीरे का परीक्षण कर पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं है अभी, जरा विनम्रता से स्वीकार करें। मेरे पास ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं, आपको नहीं लगता कि चौथे अध्याय में अगर कृष्ण 8वें श्लोक के बाद सीधे 24वां श्लोक बोल देते तो अर्जुन को बेहतर समझ में आता। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से अपना मूड ठीक करता हूं। ये सचमुच आया हुआ प्रश्न है, लगभग इसी तरह का। ये सज्जन तय कर चुके हैं कि कृष्ण ने गड़बड़ कर दी है, 8वें के बाद 24वां आना चाहिए था, और मुझसे कह रहे हैं थोड़ा आप भी अपनी राय बता दीजिए। वैसे आप राय मेरी सहमत हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। नहीं कहा जा रहा कि सबको सर के ऊपर रख लो, नहीं कहा जा रहा कि विवेक का इस्तेमाल करो मत करो, और जो भी कुछ मिल गया है उसको बस गांठ बांध लो और परखो मत। कहा जा रहा है सबसे पहले अपने को परखो, और जिसकी भी संगत में हो, व्यक्ति हो वस्तु हो प्रक्रिया हो, अगर उसके द्वारा अपने में लाभ होता दिख रहा है तो अब उसको देखना बंद करो, अपने पर निगाह गड़ा कर रखो। ये बात स्पष्ट हो रही है। क्योंकि वो चीज अच्छी है या बुरी है इसका तो सिर्फ एक ही पैमाना है ना, क्या उसके द्वारा मैं बेहतर हुआ कि नहीं, तो उसको बार बार क्या देख रहे हो। पहली बात तो उसको देखना हमारा लक्ष्य नहीं, जीना हमें किसके साथ है, अपने साथ है। तो लक्ष्य हमारा अपनी बेहतरी है, उसको देखना उसको परखना हमारा लक्ष्य नहीं। दूसरी बात, उसको परख पाने की हमारी औकात नहीं। अगर हम ये चौथी पांचवी बार आज बोल रहा हूं, अगर हम परख ही सकते तो सबसे पहले हमने किसको परख लिया होता, स्वयं को परख लिया होता। तो उसको क्या परख रहे हो। ये वो हैं जो 10वीं में भी बायोलॉजी में घिसट घिसट के पास हुए थे। तो कह रही है जो डॉक्टर साहब हैं मुझे इनके मेडिकल ज्ञान में थोड़ी खोट लग रही है। ये कौन है जिनसे अभी पूछ दो क्लोरोफिल, तो ये FILL कर देंगे तुरंत, कहेंगे फिल। पर ये बताने आए हैं कि देखो 8वें के बाद 24वां श्लोक होना चाहिए सीधे। ये हम हैं, हम सब ऐसे ही हैं। हमें चूंकि अपने अज्ञान की कोई खबर नहीं, इसीलिए हमारे मन में ज्ञान का कोई सम्मान भी नहीं। ज्ञान का सम्मान तो वो करे ना जिसको अपने अज्ञान का पता हो। अपने अज्ञान का पता करने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, हम कितने पानी में हमें कुछ नहीं पता होता।
आपके सामने कोई खड़ा हो जाए और आपको कहा जाए इसके 99% हैं, आपके मन में उसके लिए कितना सम्मान आएगा अगर आपको बता दिया गया है कि आपके भी 99% हैं। किसी परीक्षा के अंकों की बात कर रहा हूं, आपके सामने कोई खड़ा है, उसको कहा गया ये 99 वाला है, और आपको कहा गया तुम भी 99 वाले हो, तो जो सामने खड़ा है वो बहुत साधारण सा ही लगेगा ना। और क्या हो कि कोई बताए कि नहीं वो आपके परिणाम में 9 2 बार छप गया था भूल से, 9 है। जब अपना पता चले कि बेटा 9 वाले हो, तब ना 99 वाले का सम्मान आता है। अपना नहीं पता होता हमें कि हम 9 वाले हैं, तो 99 वाला भी मामूली लगता है, उसी में खोट निकालना शुरू कर देते हो। और कोई कहे भी कि 99 वाले नहीं हो तो कहते हो नहीं नहीं, हाँ वो तो हमें पता है, वो सामने वो है कृष्ण, सत सत नमन, हम 98.5 वाले हैं। हमें कहां इतनी अकड़ है कि हम कृष्ण की बराबरी करें, वो 99 वाले, हम 98.5 वाले। देखा, अब आधा नंबर हमें हमारी विनम्रता का दे दो। हम कितने ज्यादा हम्बल निकले, कृष्ण को 99 पे रखा और खुद को 98.5 पे। इतनी विनम्रता तो कृष्ण में भी नहीं थी। तुम्हें 9 भी ज्यादा दे दिए हैं, ग्रेस है वो भी। या MCQ रहे होंगे तो तुक्के में 9 मिल गए। ऊंचा उठने के लिए अपनी निचाई का पता तो हो। हम ऊंचा इसीलिए नहीं उठ पाते, ऊंचाइयां दुष्कर नहीं है, हमें निचाइयों का अपनी पता नहीं है। जिसको अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं, वो अपनी वर्तमान स्थिति से मुक्त कैसे हो पाएगा बताओ। जिसका डायग्नोसिस ही गड़बड़ है, उसका प्रोग्नोसिस सिर्फ एक होता है, क्या? सबसे ज्यादा घातक स्थिति कब होती है उपचार में? जब बीमारी का डायग्नोसिस माने निदान ही गलत हो गया हो और 2 महीने तक उल्टी पुल्टी दवाई चल रही है और 2 महीने बाद पता चलता है कि अभी बचेगा नहीं। वो हमने किया है। हमें हमें पता ही नहीं कि हम कितने गहरे मरीज हैं। तो या तो हम दवाई लेंगे नहीं, दवाई लेंगे भी तो हम क्या बोलेंगे, कुछ जल्दी से फायदा हो जाए। आ रही बात समझ? बुरी संगति में आ गए हो यह भी कैसे पता चलेगा? डॉक्टर तुम्हारा बिल्कुल नकारा है, निकम्मा, यह भी कैसे पता चलेगा? डॉक्टर को परख के बोलोगे जाओ अपनी डिग्रीज लेके आओ, देखूं कहीं क्वैक तो नहीं हो, ऐसे पता चलेगा? एक ही तरीका है, देख लो कि सामने वाला बुरा है, यह भी सिर्फ आत्मावलोकन से पता चल सकता है। सामने वाला भला है, यह भी सिर्फ आत्मावलोकन से पता चल सकता है। माने दोनों ही हालात में उसको परखने से तो कोई फायदा न, फायदा है न क्षमता है। परखना हम चाहें भी तो परख पाएंगे नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ परिणाम आएगा। जैसे किसी की आंख खराब हो और वो कहे कि मैं नेत्र शास्त्र पढ़ रहा हूं और उससे अपना उपचार करूंगा। क्या कर रहा हूं मैं? पूरा पढ़ लिया, इन्हीं आंखों से इन्होंने आंखों का पूरा विज्ञान पढ़ लिया और अभी अपना उपचार करेंगे। आंखों का विज्ञान पढ़ने की आंखें हैं तुम्हारे पास?
स्वयं को देखो, स्वयं को देखो, स्वयं को देखो। और इसका अर्थ ये नहीं है कि जो दूसरा है वो हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरा तुम्हारे लिए भला भी हो सकता है, तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है, पर दूसरा तुम्हारे लिए बुरा भी है ये भी सिर्फ एक विधि से पता चल सकता है। बृहस्पति देव त्रिगुणा वैद्य थे आयुर्वेद के, बहुत अच्छे। लगभग 95-97 साल जिए। तो आज से 20 साल पहले की बात है, मैं उनसे मिलने जाता था। तो बहुत जल्दी जल्दी वो नब्ज देख करके अपना दवाई लिख करके आगे बढ़ते रहते। तो मैं बैठा हुआ हूँ, काफ़ी लंबे अरसे से मैं उनके पास जा रहा था। तो उनके पास एक महिला बैठी हुई है। तो वो अपना कुछ तो सर में रहता था, उसके उपचार के लिए बैठी है। तो उसको उन्होंने बोला होगा कि तूने कान में जो ये भारी भारी डाल रखे हैं झुमके, ये हटा दे। वो अगली बार आई, वो फिर पहन के ही आ गई थी। उसे कान इतने लंबे हो गए थे और जो छेद था वो भी ये इतना बड़ा हो गया है। उन्होंने उसको इतनी जोर से डांटा। 90-92 साल के थे, एकदम डट के बैठते थे और 6-8 घंटे लगातार मरीज देखते थे। वो बोलती है कि वो पुश्तैनी है, खानदानी है और बड़ा महंगा है, उतार थोड़ी दूंगी। पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, पर यही था कि कान जब इससे तेरा फट ही गया है तो काहे का इसमें हीरा मोती जड़ा है। एकदम भड़क के। कोई भी चीज कितनी कीमती है, इसका निर्धारण वो वस्तु स्वयं नहीं करेगी, न समाज करेगा, न परंपरा करेगी। इसका निर्धारण बस इस बात से होगा कि उस बात का आपके जीवन पर असर क्या है, उस वस्तु का। जमाना बोलता होगा ये जो कान में लटका रखा है ये 40 लाख का है। होगा 40 लाख का, आपका कान तो खराब हो गया ना। ये हमें नहीं समझ में आती है बात, क्योंकि हम आत्ममुखी नहीं होते। हमें लगता है कोई चीज महंगी है क्योंकि उसका बाजार भाव ऊंचा है। कोई चीज मूल्यवान सिर्फ तब है जब वो आपको सहारा दे, आपको प्रगति दे, तरक्की दे। आपके काम आ जाए अगर, तो साधारण पत्थर भी हीरा है। और आपके काम नहीं आ रहा तो हीरा मोती भी धूल बराबर है। सारा अध्यात्म बस यही दृष्टि विकसित करने का नाम है। स्वयं को देखते चलो, जो स्वयं को देख रहा है वो संसार में अब ठगा नहीं जाएगा। और जो दुनिया को ही देख रहा है कि किससे बचूं, किसके पास हो जाऊं, वो निश्चित रूप से ठगा जाएगा। कितनी उल्टी बात है। जो दुनिया को देख ही नहीं रहा वो दुनिया से बच जाएगा, और जो दुनिया को देखे जा रहा है वो दुनिया द्वारा खूब ठगा जाएगा। आप किसी बड़े नामी गिरामी आदमी से मिलते हो, ठीक, और वो है जो भी पैसे वाला, सत्ता वाला, नाम वाला, और उससे मिलने के बाद आपको और लगता है कि आप सिकुड़ गए, तो वो आदमी आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, बताओ तो। कैसे हो सकता है। आप किसी के फैन बन गए हो और उसके घर के सामने आप भीड़ लगा के खड़े हो गए हो, और वो निकल रहा है और आप उसकी एक झलक के लिए बेताब हो रहे हो, और बैरिकेड लगे हैं, उसके गार्ड्स आपको कूनियां भी मार रहे हैं, ये सब हो रहा है आपके साथ। वो आदमी आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, बताओ ना।
उसकी संगति में आप उठे हो या और पददलित हुए हो? बोलो। पर यह हमें नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं आज का दिन मेरे जीवन में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, आज मैंने अपने देवता के दर्शन किए। तुम्हें उसके दर्शन नहीं करने हैं, तुम्हें खुद ऊपर उठना है। जीवन इसलिए है। उसके दर्शन से तुम ऊपर उठते हो तो भली बात, उसके दर्शन तुम ऊपर नहीं उठते तो वो आदमी तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि हानिप्रद है। समझ में आ रही है बात? इंटरनल लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक चीज यह है कि किसी चीज पर कितना उसका मूल्य खुदा हुआ है, लेबल कितने का लगा हुआ है। वो जो मूल्य है किसने निर्धारित करा है? समाज ने, बाजार ने, अर्थव्यवस्था ने। वो ठीक है, व्यवहार की बात है। पर जहां तक मेरे जीवन का विषय है, वहां मूल्य मैं निर्धारित करूंगा। और किस विधि से निर्धारित करूंगा? आत्मावलोकन। ये चीज मेरी जिंदगी में आई तो मैं उठी कि गिरी? और नहीं पता चलता कि उठे कि गिरे। हमारी चेतना धक्का खा जाती है, शॉक्ड हो जाती है, जब सामने कुछ ऐसा आ जाता है ना जिसको समाज बहुत मूल्य और बहुत महत्व का बताता है। तो हम उसके सामने टन हो जाते हैं। उस वक्त ये देखने की गुंजाइश और कम हो जाती है कि हमारा इसमें क्या हो रहा है। ये इंद्रियों की व्यवस्था है। जब बाहर कुछ आता है बल और चकाचौंध से भरा हुआ, तो इंद्रियां और ज्यादा बाहर की ओर देखने लगती हैं ना। यही होता है ना। छोटे बच्चों को देखिएगा, उनके सामने कभी आ जाती है कोई चीज जगमग जगमग कर रही होती है, तो उनकी आंखें कैसी हो जाती हैं? कैसी हो जाती हैं? तो आपके सामने जब भी कुछ ऐसा आएगा जिसका बाजार भाव बहुत ऊंचा होगा, आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा देख पाना कि उस चीज के संपर्क में आपका क्या हुआ, क्योंकि आपकी आंखें और ज्यादा उस चीज के आगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। मंत्रमुग्ध भी नहीं, बलमुग्ध, चकाचौंध विभोर। और लगता है कि कितना अच्छा है जो कुछ मिल गया, कितना अच्छा है कुछ मिल गया। अरे भाई, अच्छाई का सिर्फ एक पैमाना है। हम उठे भीतर से तो अच्छा हुआ, हम गिरे भीतर से तो बुरा हुआ। इसके अलावा नहीं कुछ अच्छा, नहीं कुछ बुरा। करोड़ रुपए का जहर अच्छा है या 5 रुपए की औषधि? अभी तो बहुत आसानी से बोल दिया। ऐसा करोगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं करोगे। पूछोगे भी नहीं कि उसमें जहर है कि औषधि है। मैं कह दूं ये चीज रखी है करोड़ की है, ये चीज रखी है 5 की है, आप देखना तांता किधर बनता है। कोई ही होगा जो पूछेगा कि उसका मेरे जीवन में क्या मूल्य और इसका मेरे जीवन में क्या मूल्य है। नहीं तो करोड़ सुनते ही तुरंत बाजार भाव है। भीतरी भाव दूसरी चीज होनी चाहिए। औषधि 5 रुपए की है, पर मैं बहुत बहुत बीमार हूं, तो मुझे उससे जो लाभ मिलेगा वो बहुत बड़ा है। औषधि का बाजार भाव छोटा हो सकता है, पर मैं बहुत बीमार हूं, तो मुझे उससे जो लाभ मिलेगा वो बहुत बड़ा है। करोड़ों की चीज को ठुकरा के मैं उस छोटी दिखने वाली चीज की ओर जाऊंगा। समझ रहे हो बात को?
मन मस्त हुआ अब क्यों बोले, यही पैमाना है। मस्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, और नहीं आ रही बोलने का अर्थ है कि अभी खोजने का कर्म जारी है। मस्ती नहीं आ रही तो खोजते रहो, और मस्ती आ गई है उसके बाद भी खोजोगे तो हमसे बड़ा अभागी दूसरा नहीं। ज्यादा बड़ा और ज्यादा संभावित अभाग यही होता है। मस्त करने वाली वस्तु मिल गई, हीरा मिल गया, लेकिन उसके बाद भी न बोल रुके न खोज रुकी। मौन हुए ही नहीं, वाद प्रतिवाद बहस संशय चलता ही रहा। ठीक है ना, किसको ज्यादा बड़ा अभागी माने, जिसको मिला ही नहीं या जिसको मिला पर जिसने मूल्य नहीं किया। मूल्यांकन थोड़ी जटिल बात है ना। दवाई का मूल्यांकन करने के लिए पहले अपनी बीमारी पता होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत बीमार हूं ये मानना अपमान का लगता है। एक और इसमें अतिरिक्त समस्या है। पहले तो ये मानो कि बीमार हो, और अगर मान लो कि बहुत बीमार हो तो फिर उपचार की प्रक्रिया मांग करती है कि परहेज करो जब इतने बीमार हो। जब इतने बीमार हो तो परहेज करो, और बहुत ही बीमार हो तो अस्पताल में दाखिल हो जाओ। और अस्पताल में दाखिल हो गए तो मन मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। जितने बजे कहा जाए खाओ तो खाना पड़ेगा, जब कहा जाए सो तो सोना पड़ेगा, जब इंजेक्शन लगवाना है तो लगवाना पड़ेगा। यह भी कह दिया कि इस करवट नहीं लेटना, तो वो करवट भी नहीं बदल सकते। तो कौन माने कि हम इतने बीमार हैं। आत्मज्ञान सबसे आसान बात होनी चाहिए ना। हमारे अलावा हमें देख पाने की स्थिति में और कौन है। मैं क्या हूं ये मुझसे बेहतर किसको पता होगा। लेकिन वो आत्मज्ञान जो एकदम सहज होना चाहिए, इतना क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखो तो बुरा लगता है, क्योंकि देखो तो कीमत चुकानी पड़ती है, देखो तो झुकना पड़ता है। इससे अच्छा है देखो ही मत। आ रही है बात समझ में? एक बार दिख जाए कि जीवन में कुछ बुरा मिला है, सोचो मत, आगे बढ़ जाओ। और एक बार सिद्ध होने लगे कि जीवन में कुछ अच्छा आ रहा है, सोचो मत, सर झुका दो, चुपचाप जो प्रक्रिया चल रही है उसका पालन करते रहो। अभी तो ज्ञानी जन बस गा गए, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। थोड़ी हास्य की सी बात लगती है कि एक आदमी को भरोसा ही नहीं है कि हीरा हीरा है। वो बार बार अपनी गठरी अपनी गांठ खोल के देख रहा है, जांच रहा है। व्यवहारिक जीवन में ये बात हास्य की कम है, त्रासद ज्यादा है। हीरा बार बार देखा नहीं जाता, बार बार देखने में वो खो जाता है। समझ रहे बात को?
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले, पूर भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब है घट माही, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए दिल ओले, साहब मिल गए दिल ओले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले।